Guys, welcome to my YouTube channel Trending Tech. So now we're starting fundamental analysis as we cover in previous video security analysis, right? So now we're starting our new topic which is fundamental analysis. इससे पहले जो हमने सिक्योरिटी एनालिसिस किया था उसमें मैंने सारी उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर उसका मीनिंग बताया था। यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसकी डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, बहुत बड़ी मैंने नहीं लिखी है, बिकॉज इसमें हम जो मोस्ट ऑफ टॉपिक्स है ना वो आज इसमें कवर करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज दिस टॉपिक इज ऑल्सो लाइक थ्योरी बेसिस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब भी एक्चुअली आ जाता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, कम हो रहा है तो क्या होगा। जो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कुछ भी एनालाइज करना, है ना, कुछ भी एक तरह से उसका अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है ना। एनालिसिस करते हैं ना हम एक तरह से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हम डाटा से कुछ भी हम क्या करते हैं, कुछ भी एनालिसिस लगाते हैं अपनी तरफ से, राइट। तो अब अगर हम इसको फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है कि जब हम अपने रिस्क को, है ना, या फिर हम एक तरह से जब हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगर हम रिस्क की बात करें और उसको अगर हम एनालाइज करें तो वहां पर फिर ये हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। बिकॉज यहाँ पर हम बात ही किसकी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, सिक्योरिटीज की कर रहे हैं, सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना, स्टॉक की, है ना, इन सब चीजों की अगर यहाँ पे बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एनालिसिस की, विच इज रिलेटेड टू our investments, right, investments and risk, right। यहाँ पर हम इन चीजों की बात करने वाले हैं। तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस रेफर्स टू एनालिसिस व्हिच इन्फ्लुएंस रिस्क रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। मतलब देखो बेसिक सी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ये क्या करता है, ये हमें एक तरह से हम एनालाइज करते हैं कि हमारा रिस्क कितना हो सकता है और रिटर्न हमें कितना मिलेगा। तो रिस्क रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, ये क्या करता है, एनालाइज करता है और इन्फ्लुएंस करता है रिस्क रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। ना अब देखो ये तो हमारी बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाई, ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो गई। बट यहाँ पर जो एक मेजर टॉपिक आता है ना वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर क्या होता है कि पेपर में पूछ लेते हैं या तो इंट्रिंसिक वैल्यू का डेफिनेशन, ठीक है, बट अगर पूछेंगे तो उसमें ना उसका ये जरूर पूछेंगे कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर कम हो रही है तो क्या होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी भी एसेट की असली वैल्यू। मतलब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास जैसे कि अब ज्यादातर हम जो एग्जांपल लेते हैं वो सब्जी लेने जाने का लेते हैं, राइट। तो वहीं पर ही मैं एग्जांपल लेती हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जाते हो सब्जी लेने, ठीक है। अब जब सब्जी लेने जाते हो तो आपको पता लगता है कि टमाटर का क्या भाव है, 80 रुपए किलो। क्या भाव है, 80 रुपए किलो, ठीक है। वो जो भाव है वो वहां पे मार्केट में है, मतलब वो मार्केट प्राइस है। पर आपको क्या मिल जाता है, जब भी एक किसान मिल जाता है और ऐसी बात चलते चलते पता लगता है कि उसने तो टमाटर 40 रुपए किलो के हिसाब से बेचे हैं सब्जी वालों को। तो अब आपको क्या पता लगा कि टमाटर की जो असली वैल्यू है वो तो 40 रुपए है, पर मार्केट में जिस जिस भाव पे वो बिक रहा है वो है 80। मतलब यहीं पर ही हमें समझ में आ जाता है कि जो 40 रुपीज है ना वो उस टमाटर की असली वैल्यू है और वो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब किसी भी चीज की जब असली वैल्यू हमें पता होती है वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। मार्केट प्राइस होता है जिस चीज पे वो बिक रहा है, राइट। क्योंकि ज्यादातर सारे खर्चे अपने उसमें से ही निकाले जाते हैं, राइट। जो भी सब्जी वाला है वो सारे अपने खर्चे वर्चे सब उसमें से ही तो देखेगा ना भाई, जो भी किराया लगा है उसका ले जाने में लाने में सब कुछ वो ज्यादा ही बताएगा आपको। तो उसकी असली वैल्यू नहीं है ना वो तो उसकी फिर मार्केट प्राइस हो गई। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है असली वैल्यू, किसी भी एसेट की असली वैल्यू कहलाई जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है मार्केट प्राइस से,
ठीक है, अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है मार्केट प्राइस से, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं परचेज। क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है मार्केट प्राइस से, मतलब क्या है यहाँ पे कि मार्केट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारी मार्केट प्राइस ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम, अब देखो मतलब समझो ना, अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट लगी हुई है ना, वो उसमें वो तो ज्यादा है, लेकिन हमारा जो मार्केट प्राइस है जिसपे वो बिक रही है वो कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें तो फिर फायदा हो रहा है ना, उसमें जो लागत लगी है वो तो उसकी ज्यादा है, पर हमें जितने में वो मिल रहा है वो कम है, फिर तो हमारा क्या है, फायदा है। तो हमें क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, राइट। अब दूसरा समझो, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, अब यही हमारे एग्जांपल से भी वो करता है ना, क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या है, हमारी कम है, मतलब उसमें जो लागत लगी है वो तो कम है, पर हमें ज्यादा मिल रहा है, मार्केट प्राइस उसका ज्यादा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर तो हमें सेल करना चाहिए, राइट। तो ये हम इससे समझ जाते हैं। बट एक चीज आ जाती है कि अगर ये दोनों इक्वल हो तो क्या करें, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों इक्वल है, फिर क्या करें, फिर नो एक्शन। ठीक है, नो एक्शन इज नीडेड, इट मींस दैट नो एक्शन इज टेकन। देखो, अगर हमारा दोनों इक्वल रहता है ना, फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना तो परचेज करो ना सेल करो। ठीक है, जैसा है वैसा रहने दो, नो एक्शन, मतलब हम कोई भी एक्शन इसमें नहीं करते, ना तो हम यहाँ पे परचेज करते हैं, ना हम यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो एक्शन वी हैव टू टेक नाउ। अब यहाँ पे तीन चीजें हमने समझ ली, और यहाँ पे हमने इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है ये भी अब आप समझ गए हो, और साथ ही साथ अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, ज्यादा है, इक्वल है, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी हम अब हम समझ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस अगर सेम हुए, मतलब इक्वल हुए, तो क्या करें, तो फिर हम कुछ नहीं करते, फिर ना तो हम परचेज करते हैं ना ही हम सेल करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट पे, जो कि है इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी फ्रेमवर्क। ठीक है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी फ्रेमवर्क। अब देखो ये चीज अब देख के भी ध्यान लगा, मतलब समझ सकते हो कि कंपनी क्या है, एक छोटा सा टर्म है, मतलब कंपनी क्या है, अपने अपने में सीमित है। लेकिन अब उसके ऊपर आ जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, उस चीज के ऊपर जितने भी और कंपनीज हैं उन सबको लेकर आती है। और इकोनॉमी पूरी मार्केट, पूरी इकोनॉमी आ गई है ना। अब देखो कंपनी क्या है, कंपनी एक छोटा टर्म है, कंपनी क्या है, एक छोटा टर्म है, उससे ऊपर क्या आ जाता है, उससे ऊपर इंडस्ट्री आ जाती है, और जो हमारी इकोनॉमी होती है वो सबसे बड़ी। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या होती है इकोनॉमिक एनालिसिस, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कंपनी की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंडस्ट्री की बात करी जो कि एक ब्रॉडर टर्म हुआ, देन उसके बाद हमने बात करी किसकी, इकोनॉमी की, जो कि उससे भी ज्यादा ब्रॉडर टर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। देखो performance of economy is past, how it is doing now and how it is anticipated to perform in future are all taken into account in macroeconomic study of condition of economy. Knowing how various economic sectors will develop in future is also important in this perspective. अब देखो हमने मतलब इससे पहले जब हमने 11th में या 12th में हमने कॉमर्स से ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो फिर इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने क्या करा, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, राइट, कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारा पूरा सब्जेक्ट, पूरी बुक थी, है ना, तो हमने मैक्रो 12th में पूरा पढ़ा हुआ है ना। तो हम इसमें किसकी बात करते थे, अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में तो हम सिर्फ एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में हम बात करते थे, पर अगर हम मैक्रो की बात करें तो फिर हम पूरी इकोनॉमी की बात करते थे। ठीक है, पूरी मार्केट की बात करते थे। यही ऐसे ही यहाँ पर हम मैक्रो का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी दिया गया है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ना, सारी चीज हमने 12th में पढ़ी हुई है, तो अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप इसे रिलेट भी कर पाओगे। देखो अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें ना, तो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब ही होता है
कि हम एक एनालाइज कर पाए अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। हम एक अंदाजा लगाते हैं कि क्यों अपने कुछ पास्ट इवेंट्स को देखकर, ठीक है। ज्यादातर देखो कंपनी में भी यही होता है, जब भी हम कोई आइडिया सोचते हैं या फिर कोई सजेशन सोचते हैं या फिर हम आगे कुछ डेवलपमेंट करने का सोचते हैं, तो पहले हम अपने पास्ट ईयर के इवेंट्स को एनालिसिस करते हैं। अपने कुछ पास्ट ईयर के हम अपनी कुछ अचीवमेंट्स या फिर अपनी पास्ट ईयर के अपनी कुछ हमारी क्या क्या गलती रही है, इन सब चीजों को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम अपने आइडिया को डेवलप करते हैं आगे, या फिर अपने आइडिया को हम उसको आगे मतलब उसको और आगे हम करते हैं, राइट। सो ये हम कब करते हैं, जब अपने पास्ट ईयर को हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही एनालिसिस का मतलब है कि जब हम अपने कुछ पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करेंगे, देन हम क्या अभी कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट को देखते हुए अपने फ्यूचर को एनालाइज करेंगे। अपनी इकोनॉमी में फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, उसको फिर हम इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। कुछ पास्ट ईयर कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी, उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम एनालाइज करते हैं, फिर अपनी जो हमारा प्रेजेंट है उसमें हम कैसा काम कर रहे हैं या उसमें हम अभी काम कैसा और करेंगे, इसको देखते हुए जब हम अपने फ्यूचर में अपने कुछ आइडियाज को डेवलप करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस, ठीक है। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सबसे पहले हम समझेंगे इसको कुछ पार्ट। हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं वो आगे कैसा और ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। आगे और कैसा और अच्छा कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, यही चीज हम इसमें देखते हैं ना। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें तो देखो इसको ना कुछ टर्म्स में बांट दो, मैक्रो, इकोनॉमिक और एनालिसिस, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है, इससे रिलेट करो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो छोटा टर्म है। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक बड़ा टर्म है। मैक्रो क्या है, एक बड़ा टर्म है ना। माइक्रो में हम किस चीज की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, पर मैक्रो में उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना, इकोनॉमिक एनालिसिस में हमने पढ़ा, राइट। तो इकोनॉमिक एनालिसिस तो सेम ही है, बस इसके आगे मैक्रो लगा दो। तो मैक्रो मतलब क्या, कि पूरी इकोनॉमी, सब चीजें जो भी उस चीज से रिलेटेड है, सब चीजें, अब उसकी हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। Two main demand side economic tools, fiscal and monetary policies, have historically received most of attention. अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें ना, इकोनॉमी में ना हम पढ़ते हैं एक तो डिमांड और एक सप्लाई, ठीक है। डिमांड कितनी है मार्केट में, सप्लाई कितनी है। अब देखो अगर हमारी सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम, तो फिर क्या होगा, तो भी हमारे मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं है ना। क्योंकि डिमांड तो ज्यादा है लेकिन मार्केट में सप्लाई ही नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट। अब अगर हमारी सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, मतलब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो, मतलब सप्लाई तो है लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये भी फिर अच्छा नहीं है, फिर बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, फिर तो सस्ता हो जाएगा, है ना, बहुत ही ज्यादा। तो एक तरह से क्या है कि इन दोनों चीजों के बीच में ना बैलेंस रहना चाहिए। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड की हम क्या करते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं इनके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में स्टडी करते हैं। ये दो मेन कैटेगरी हैं जिनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और इनकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये दो पॉलिसीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। एक तो डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड, ये दो पॉलिसीज होती हैं। और या फिर हम बोले टू मेन कैटेगरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कि क्या करती है, गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है, यूज करती है। नाउ मेन डिमांड साइड इकोनॉमिक टूल्स, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो अब यहाँ पे अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड साइड के जो टू मेन, या फिर हम बात करें कि डिमांड साइड के कौन से इकोनॉमिक टूल्स हैं, तो फिर वो दो होते हैं, एक तो फिस्कल होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, मॉनेटरी, ठीक है। अब ये क्या है, हैव हिस्टोरिकली रिसीव्ड मोस्ट ऑफ अटेंशन।
देखो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, हमारी मार्केट क्या होती है, हमेशा अनस्टेबल रहती है, कभी भी स्टेबल नहीं रहती है ना, क्योंकि क्या होते हैं हमेशा जो प्राइसेस होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कभी कम हो रहे हैं है ना, कभी घट रहे हैं, कभी ज्यादा हो गए बहुत ज्यादा। तो ये क्या है कि हमेशा अनस्टेबल रही है ना। तो मार्केट में जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा हम बात करें कि अगर बहुत ज्यादा जब अनस्टेबल हो जाती है तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और उसको फिर हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है जब हम मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, जब मनी सप्लाई को मैनेज करते हैं, जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई को मैनेज करती है तो फिर वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। वो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी भी ना, यहाँ पर क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे कि बैंक रेट, रेपो जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको बोलते हैं एमएसएफ, और एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो सीआरआर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने 12th में भी हमने कुछ चीजें यहाँ से पढ़ी हुई है, जैसे कि बैंक रेट हमने पढ़ा हुआ है, रेपो रेट हमने पढ़ा हुआ है, रिजर्व रेपो रेट हमने पढ़ा हुआ है, एसएलआर पढ़ा हुआ है, सीआरआर पढ़ा हुआ है। तो इनको मैं क्या करती हूँ, आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बाकी एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बैंक रेट क्या होता है, हमें सबको पता है। जब भी हम क्या करते हैं, बैंक के पास हम जाते हैं और अपने कुछ सेविंग वहां पे करते हैं, मतलब बैंक के पास जाते हैं और वहां पर कुछ अपना पैसा हम वहां पे उनके पास लैंडिंग के लिए रखते हैं और उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, वो बैंक रेट होता है जो हम वहां पे हमें कुछ सेविंग के ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वहीं रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है जब भी बैंक, देखो अब बैंक ना दो तरह से होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक होता है और एक होता है सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे होते हैं ना, पर सेंट्रल बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक है रिजर्व आरबीआई में। जैसे हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए, और कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, हमसे क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम तो उसको एक इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं कि जो हमसे बैंक चार्ज कर रहा है। पर अब एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक भी तो कहीं ना कहीं से लोन लेता होगा, जब उसे लोन की जरूरत पड़ती होगी, तो वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ दो तरह के बैंक होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक होता है, दूसरा होता है सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो जाते हैं आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो वहां पर जाते हैं और आरबीआई से लोन लेते हैं। अब आरबीआई उन्हें लोन तो दे देती है लेकिन उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और कमर्शियल बैंक हमें लोन तो दे देता है पर उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ऐसे ही आरबीआई करती है। आरबीआई लोन देती है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, और जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट। हमने यहाँ पे बात करी कि कमर्शियल बैंक जब लोन लेती है ना, तो उसको उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक अपना कुछ पैसा भी तो आरबीआई के पास रख सकती है, सेविंग भी तो कर सकती है कुछ, है ना, जिससे उसको क्या मिल सके, कुछ इंटरेस्ट मिल सके। तो वो जो अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है और उसके ऊपर उसे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, यहाँ पर भी दो टर्म्स आती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे एक तो चलो यहीं पर ही आ गई है जो कि है एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर दो टर्म्स हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं। एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना पैसा रखता है और उसके ऊपर उसको क्या मिलता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो आरबीआई बोलती है कि तुम सारा पैसा मेरे पास मत रखो सेविंग के लिए, कुछ परसेंट अपने पास भी रखो। भाई देखो, अगर एग्जांपल लेके चलो, एक कमर्शियल बैंक है, अब उसने क्या करा, उसने सोचा कि हम सेविंग करते हैं,
उसने अपना सारा पैसा क्या करा, आरबीआई को दे दिया कि अपने पास रखो और मुझे इस पे इंटरेस्ट दो। आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि सारे पैसे मेरे पास मत रखो, कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास भी रखो। क्यों रखो? कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास इसीलिए रखो जिससे अगर किसी इंसान को जरूरत पड़ जाती है तुमसे लोन लेने की, या फिर जरूरत पड़ जाती है अपने सेविंग, जो उसने सेविंग करी हुई है उन्हें लेने की, है ना। सेविंग बहुत लोग करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने सेविंग वापस लेते हैं, है ना, पूरा इंटरेस्ट के साथ। समय से पहले भी ले लेते हैं, जब पूरा समय हो जाता है तब भी लेते हैं, है ना। तो अगर कोई इंसान ऐसा किसी इंसान को जरूरत पड़ गई तो इसीलिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो इसीलिए आरबीआई कुछ परसेंट पैसे, कुछ परसेंट वो कमर्शियल बैंक को बोलती है कि अपने पास रखो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ अदर, अब देखो नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं एमएसएफ। एमएसएफ ये क्या होता है? देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है वो फैसिलिटी जिसके अंदर कमर्शियल बैंक इमरजेंसी टाइम पर आरबीआई से क्या ले सकता है, लोन ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देती है, लोन दे देती है। अगर कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है ना, तो फिर वो आरबीआई से ले सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है। तो इसको बोलते हैं एमएसएफ। जब भी इमरजेंसी के टाइम पे कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएगा, वो फिर कहाँ से लोन लेगा, तो फिर वो आरबीआई से लोन ले सकता है इमरजेंसी के वक्त। नाउ कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, सीआरआर। ये जो मैंने बताया था ना, दो टर्म होते हैं। तो एक तो एसएलआर हमने पढ़ लिया था, रिजर्व रेपो रेट का। दूसरा टर्म होता है सीआरआर, जो कि होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये दो टर्म होते हैं, एक तो एसएलआर, एक सीआरआर। एसएलआर हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं सीआरआर क्या होता है। अब जब बैंक जाता है आरबीआई के पास अपने जो उसने सेविंग करी हुई है ना, उन सेविंग को वापस लेने के लिए, ठीक है, या फिर कभी भी पैसे लेने के लिए आरबीआई के पास जाता है, तो वो बोलता है कि कुछ परसेंट हिस्सा मेरे पास रखो, जिससे अगर तुम्हें कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो तुम मेरे पास से ले सको, ठीक है। वो कुछ, इसका मतलब ये है सीधा सा कि कुछ परसेंट हिस्सा वो अपने पास रखवा रहा है, मतलब कमर्शियल बैंक अपने पास रख रही है, और कुछ हिस्सा वो अपने पास आरबीआई के पास रखवा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एसएलआर और सीआरआर। और यही कुछ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि यूज किए जाते हैं। तो ये दो पॉलिसी होती है, एक तो फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी भी हमने यहाँ पे समझ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ लिया, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी समझ लिए। ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे इसमें कवर करने वाले थे, और ज्यादातर इसमें कवर हो चुकी है। पर जाने से पहले एक चीज और, कि अब जैसे कि देख रहे हैं कि देखो चैनल पे ना तो कोई सब्सक्राइबर इतने आ रहे हैं, है ना ही वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं, ना ही आप लोग कमेंट कर रहे हो। तो देखो ऐसे अगर चलता रहेगा तो ना तो वीडियोस आ पाएगी, ठीक है। और आपको ही पता है इस सब्जेक्ट की वीडियो यूट्यूब पे तो नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऐसे ही आगे वीडियोस आती रहें, पढ़ पाओ अच्छे से, तो कम से कम एक कमेंट तो कर दिया करो, ठीक है। लाइक तो कम से कम कर ही सकते हो, है ना। तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करा करो, और सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। शेयर करा करो वीडियो को। सो थैंक यू, आज के लिए तो इतना ही। आगे और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें कवर करूंगी। सो बाय। एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कम से कम एक लाइक तो कर ही देना वीडियो को, ठीक है। तो बाय, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।